नमस्ते साथियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम देवदत्त है और मैं पानी पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के साथ पिछले 12 वर्षों से सीधे तौर पर जुड़ा हूं। वर्ष 2026 पानी की यात्रा में, हम सबकी साझी यात्रा में एक खास पड़ाव है। इस वर्ष पानी अपनी यात्रा के 40 वर्ष पूरे कर रहा है, जो कि हम सब के लिए एक गर्व का पल है, एक उत्सव का पल है। यह एक ऐसा पल है जब हमें लगता है कि हम अपनी उस लंबी यात्रा की कहानी उन सभी लोगों के साझा करें जो हमें जानते हैं, जानना चाहते हैं, और वो भी जो हमें नहीं जानते, और उनसे भी जिन्होंने हमें इस पड़ाव तक, इस खास पल तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया और हमारे साथ चले। बेहतर होगा कि यह कहानी हमें वही सुनाए जिन्होंने इस यात्रा के हर एक पल को करीब से देखा है और जिया है। इस यात्रा की कहानी शुरू करने से पहले हम आज के इस पॉडकास्ट में समझेंगे कि इस यात्रा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, या यूं कहें कि इस यात्रा की नींव कैसे रखी गई। अतः पृष्ठभूमि नाम इस पॉडकास्ट को सत्यार्थ करता है। आज के पॉडकास्ट में हम पानी की नींव कैसे पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसको समझने का प्रयास एक ऐसे व्यक्तित्व से करेंगे जिन्होंने न ही आज जो पानी का स्वरूप है उसके सपने देखे, बल्कि उस यात्रा में समर्पित यात्री और साक्षी भी बने। मैं स्वागत करता हूं श्री शशि भूषण जी का। शशि जी नमस्कार। 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 मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि सामाजिक कार्य करने का बीज आपके मन में कैसे पड़ा? देवदत्त, इसका इतिहास जानने के पहले हमको ये समझना होगा कि इसके इतिहास में एक व्यक्ति की सोच, एक परिवार की सोच और एक संस्था की सोच है, और उसके पीछे आज़ाद भारत के ग्राम स्वराज की स्थापना की सोच है, जिसकी शुरुआत बिहार में श्रम भारती खादी ग्राम, एक बड़ी संस्था जो देश में आज़ादी के बाद गांधी जी के आह्वान पे अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट में संस्थाओं की स्थापना हुई थी। उनमें से एक संस्था है अभी भी, श्रम भारती खादी ग्राम के नाम से। और उसकी स्थापना में जो समूह गांधीवादियों का जो अपना जीवन समर्पित किया था, उनमें से उसके मूल सूत्रधार तो धीरेन्द्र मजूमदार थे, जेपी, विनोबा, इन लोगों की सोच के आधार पे उस संस्था की स्थापना हुई थी। लेकिन उसके जो कर्ता धर्ता थे मुख्य रूप से धीरेन्द्र मजूमदार और पारस भाई, आचार्य राममूर्ति, ये लोग थे। तो पारस भाई सपरिवार अपनी पत्नी के साथ उस परिवार में रहते थे, और पानी की शुरुआत करने वाले लोगों का जन्म उसी संस्था के कैंपस में हुआ, और उनके 6 बच्चे हुए, 6 लड़के। उनमें से सबसे बड़े भारत भूषण जी थे, जो उनके साथ बड़े होने के नाते जल्दी पहले वो चीज़ों को समझने लगे। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो होश संभालने से प्राथमिक शिक्षा कैंपस में ही हुई, और उस प्राथमिक शिक्षा में ही सामाजिक कार्य का बीज दिमाग में डाला गया। जैसे हमारे विद्यालय का नाम था श्रमशाला। आधे समय पढ़ाई होती थी, आधे समय काम होता। हर तरह के छोटे मोटे काम जो बच्चों को सिखाए जा सकते हैं कि समाज में कितने तरह के काम होते हैं। तो मैं इसको उस तरह से जोड़ूंगा कि जहाँ पे इस संस्था की स्थापना हुई थी, आज भी वो जमुई जिले के, बिहार के जमुई जिले के में स्थापित है, खादी ग्राम के नाम से। वो पूरा आदिवासियों और जंगल और पहाड़ का इलाका था। और दूसरा सपना जो गांधी जी का था कि 6 लाख गाँव में, हर गाँव में एक सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करने का, जिसका जिम्मा धीरेन्द्र मजूमदार जी को धीरेन्द्र ने लिया था, और अपना पूरा जीवन उन्होंने उसमें समर्पित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले इंजीनियरिंग बैच के वो इंजीनियर थे, और शायद टॉपर भी थे, लेकिन वो अपनी डिग्री लेने नहीं गए। उसी तरह से पारस भाई भी बनारस में जो कॉलेज है, क्वींस कॉलेज, वहाँ से इंटरमीडिएट पास किए थे, इंटरमीडिएट में। तो उनसे इनका संपर्क हुआ। उनके गांव के बगल में इन्होंने कार्यकर्ता भर्ती करने का अभियान चलाया था, उसमें वो उनसे मिले और उन्होंने अपना जीवन उनके साथ समर्पित किया। और फिर ये सब लोग बिहार गए, और बिहार में श्रम भारती खादी ग्राम की स्थापना की, और वहीं हम लोगों का जन्म हुआ, वहीं हम लोगों की प्राइमरी शिक्षा हुई। तो बीज जो आपने कहा कि पूछा है कि बीज का, इसका इतिहास का क्या है, तो रग में था।
बचपन से ही देखा कि सुबह उठ के प्रभात फेरी हम लोगों को बचपन से करते थे, और प्रभात फेरी में जो गाने गाए जाते थे वो गांव के लोगों को जगाने के गाने गाए जाते थे, और हम लोग अभ्यास करते थे। और वो प्राइमरी की शिक्षा पूरी करके जब कैंपस के बाहर के विद्यालय में गए, नूबर में एक स्कूल था, बेसिक स्कूल, वहाँ हम लोग गए पढ़ने। सभी भाई क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे वहाँ से पास आउट होते गए, बाहर पढ़ते गए, तो बाहर की दुनिया से भी फिर जुड़ा हुआ, उसको भी समझने का मौका मिला, गांव को समझने का मौका मिला। और हम लोगों का जो ग्रोइंग कहते हैं ना, विकास, उम्र के साथ साथ समाज को जानना और समझना, वो सामाजिक दृष्टिकोण से ही हुआ। उसी दृष्टिकोण से हर चीज को हम लोग अपने स्कूल में भी, मैं आपको उदाहरण के लिए बता सकता हूँ कि कुछ लोग प्रभावित भी होते थे उस समय, चूंकि सामाजिक कार्य का नाम भी, सोशल वर्क तो नाम ही नहीं था, सामाजिक कार्य भी हिंदी में बोला जाने वाला नाम नहीं था, तो सेवा कहते थे लोग कि पारस भाई, धीरेंदा, ये लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, ये लोगों की सेवा के लिए संस्था बनी है। तो वो धर्मार्थ के बाद सेवार्थ का जो काल चला था आजादी के बाद, वो उस काल में उस संस्था की स्थापना हुई। तो हम लोगों का जो पालन पोषण हुआ बचपन में, वो सेवा काल में हो। जैसे मेरी माँ शिक्षित नहीं थी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी उसकी, लेकिन उसको धीरेंदा ने, वहाँ पर बड़ी समस्या थी आदिवासी क्षेत्र में, लोगों की डिलीवरी के दौरान, प्रसव के दौरान, गर्भकाल के दौरान और प्रसव के दौरान बहुत ज़्यादा मृत्यु होती थी आदिवासियों में। तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी एएनएम की, अब तो एएनएम कहा जाता है, तब एएनएम भी नहीं था, दाई कहते थे, तो दाई की ट्रेनिंग दी। और वो कभी भी जाके किसी भी दूर दराज गांव में आदिवासियों के प्रसव करा सकते। तो ये जो सेवा भाव था, वो उस समय सामाजिक कार्य के रूप में नहीं किया जाता था, सेवा भाव के रूप में किया था। क्योंकि जो सपना था, वो आजादी के बाद गांधी जी का जो सपना था, उसी सपने को लेके वो पूरा समूह, गांधीवादियों का जो समूह था, वो जी रहा था, और उन लोगों के बीच ही पालन पोषण हुआ। तो उस संस्था में बहुत सारे प्रभावशाली लोग आते रहे होंगे, और उन लोगों से आप लोगों की भी मुलाकात होती रही होगी। तो किसी ऐसा व्यक्तित्व जिसने बहुत आपको प्रेरित किया, जिसने आपको बहुत इस बात की प्रेरणा दी कि आप इस काम को आगे कर पाएं, ऐसा कोई वाकया अगर आप दो वाकया? हाँ, नहीं, आपने बहुत छूने वाला सवाल पूछा, बहुत ही हमेशा याद रहता है ये। और हम लोग जब भी मिलते हैं भाई लोग, तो इस पर चर्चा भी, हम लोग बात भी करते हैं। तो ज़्यादा आने वालों में तो सबसे ज़्यादा धीरेंदा तो वहीं रहते थे, धीरेन्द्र मजूमदार। जेपी का मूवमेंट वहाँ ज़्यादा आना जाना ज़्यादा होता था। विनोबा जी का भूदान आंदोलन चल रहा था उस समय, तो विनोबा जी के जब आते थे तो वो बहुत ही साधारण और वैसे व्यक्ति, महापुरुष थे वो, तो उनको मौका मिलता था कभी जाके कुछ उनका उठा के दे देना। उनकी सब्जी कहीं बनी है तो उनको लाके, भिंडी की सब्जी उनको बहुत पसंद, तो मैं एक बार उनकी भिंडी की सब्जी पहुंचाने गया था, उनका कपड़ा कहीं उठा के रख देना, ये सब सौभाग्य मिला हम लोगों को। जेपी, चूंकि एक प्रसंग बीच में और आया था, अकाल पड़ा था बिहार में 67 में, तो उस दौरान पिताजी को, पारस भाई को बिहार रिलीफ कमेटी का प्रभारी बनाया गया। अमेरिका से और कहाँ से, उतना तो हम लोगों को उतना याद नहीं है, लेकिन खूब सारा अनाज, मुख्य रूप से अनाज और दलिया और दूध और ये सब बिस्किट वगैरह, जो भी खाने की चीजें, पहनना ओढ़ना ये इशू नहीं था। हम लोगों ने उस समय, आज भी याद करते हैं, तो उस समय उतना दुख नहीं हुआ था जितना आप समझदार होने के बाद उसको याद करके होता है, कि लोगों को देखा कि ये मर गया, 3 दिन से खाना नहीं मिला था अगल बगल के गांव में। क्योंकि हम लोग तब जाने लगे थे, बाहर निकल चुके थे, समझदार हो गए थे, तो उत्सुकतावश जाते थे। उत्सुकतावश ट्रक में बैठ के, जो ट्रक जा रहा होता था अनाज लेके, राहत सामग्री का, और हमारी माँ ने जिम्मेदारी ली थी एक फ्री किचन चलाने की। हजारों लोग खाली कटोरा लेके आते थे, और सारे वॉलंटियर उसी में से, समुदाय से भी, उस संस्था के कार्यकर्ता भी, हम लोग भी जो उस लायक थे, बड़े बड़े बर्तनों में उसको बनाते थे, और दिन भर फ्री खाना मिलता था। गेहूं की दलिया, मक्के की दलिया, कहीं कभी कुछ बने, कभी जो भी अनाज आया रहा है, और ट्रकों से आता था। सेना के ट्रक से अनाज आता था, भारत सरकार के सेना के ट्रक से। उस समय मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हुआ, वो जेपी के विचारों से, क्योंकि उनको 2-3 बार ऐसा मौका मिला कि जम्मू स्टेशन से लेने गए
और फिर जम्मू स्टेशन छोड़ने गए गाड़ी में बैठ के, उत्सुकता बस, क्योंकि उनसे ज़्यादा उनकी बात उस समय हमको ठीक लगती थी और उनका पिताजी के प्रति जो भाव देखता था मैं, उससे मैं और ज़्यादा प्रभावित हुआ। क्यों प्रभारी उनको बनाया गया पूरे प्रदेश का, और बहुत सारे लोग उसका वो भी करते थे कि इतने बड़े प्रदेश में एक आदमी कैसे देखेगा, लेकिन ये पूरा जीवन उनका, पूरे 2-3 साल का जो अकाल का समय रहा, वो घर के बाहर ही रहे, हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाए। तो जेपी से मैं प्रभावित इस वजह से हुआ। दूसरा, जेपी के आसपास घूमता रहता था, तो जो अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ के चर्चा करते थे वो, तो जो उनका सामाजिक और समाजवाद के प्रति जो उनका नजरिया था कि समाज कैसा होना चाहिए। अब उस समय की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत था, रिश्तों का, आचरणों का, संस्कृति का, ये जो ढांचा था हमारा बहुत मजबूत था। लोगों के प्रति संवेदना, एक दूसरे का सहयोग, ये आज की तुलना में तो बहुत ही मजबूत था। लेकिन जो दिक्कत थी वो ये थी कि उस संगठन को, उस शक्ति को, जनशक्ति को कैसे रचनात्मक, सृजनात्मक रूप में ले जाया जाए। तो धीरेन्द्र दाऊ सृजनकर्ता के वो एक्सपर्ट थे, वो इंजीनियर भी थे, तो वो उसमें लगे थे। लेकिन जेपी का मानना उससे थोड़ा और ऊपर हटके था कि ये एक मॉडल हम कर सकते हैं, यहाँ हम एक प्रशिक्षण कार्यशाला ये सब चला के, लेकिन हमें जनमानस को करने के लिए इसको एक समाजवाद का आंदोलन, लोहिया का जो विचार था, एक समाज का आंदोलन, खुद से लोग उसको एक करें, तो उस पर उनका विचार था। तो मुझे वो चीज बहुत मतलब बहुत ज्यादा, मैं आज बोलूंगा कि नहीं मुझे बहुत हृदय में लगती थी, ऐसा नहीं, मुझे सुन के लगता था कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। जो बीज की आपने बात करी, मेरे मन में, व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में तो वो था मन में, और उसमें फिर और संयोग ये जुड़ता गया कि फिर 74 का आंदोलन हो गया, छात्र आंदोलन। तो मैं पढ़ने में ठीक था, मैंने मेडिकल की परीक्षा दी थी, और उसके बाद फिर मैं छात्र आंदोलन में पूरी तरह से, और आंदोलन का केंद्र बन गया हमारा ये जो श्रम भारती खादी ग्राम का की संस्था थी, वो आंदोलन का केंद्र बनी, और वहां जेपी से और थोड़ा नजदीकी हुई। छात्र संघर्ष समिति बनी, तो उसमें छात्र नेता बन गया उसी उम्र में, 18 साल की उम्र में, अपने अनुमंडल में, जमुई में। उसी में जेपी ने आह्वान कर दिया कि छात्रों की एक पीढ़ी को अपनी कुर्बानी देनी होगी और पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में आओ। तो फिर और ध्यान हट गया, क्योंकि जेपी धीरे धीरे फिर एक अपने आदर्श और उसके रूप में हमारे मन में आ गए थे। तो फिर वो छात्र आंदोलन के बाद फिर मैं जेल में चला गया, इमरजेंसी में जेल में रहा, और जेल से छूटने के बाद वहाँ का जो परिवेश था वो इस तरह का नहीं मुझे लग रहा था कि मैं खुद को कैसे सरवाइव करूँगा। एक बात इसमें और समझनी पड़ेगी कि सामाजिकता, सामाजिक कार्य और इस तरह के प्रयास के लिए जो शक्ति और व्यवस्था चाहिए, उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा एक संस्था जरूर थी, लेकिन हम परिवार थे, और परिवार में ज़्यादातर लोगों ने, हम जो बात कर रहे हैं यही भाव ज़्यादातर हमारे सभी भाइयों में था, जो उस समय समझदार थे। कुछ बहुत छोटे थे, जैसे हम 3 भाई थे, तो हम 3 भाई इन चीज़ों को समझ रहे थे। फिर चौथे भाई रवि आए, वो भी पढ़ाई के लिए बाहर निकल गए, बाकी तीनों भाई पढ़ाई के लिए वहाँ से बाहर निकल गए। तो वो जो सामाजिक कार्य करा जाए, ऐसा सामाजिक कार्य वाली फिर वहाँ तक बात नहीं थी। वो वहाँ से जब पिताजी को, फिर वो बाहर निकले वहाँ से अवार्ड के साथ, फिर वो उड़ीसा चले गए। उड़ीसा में कंधमाल जिला है, पहले फुलवानी जिला था, वहाँ पे आदिवासियों के साथ हमारे माँ और पिताजी दोनों लोग 18 साल वहाँ रहे। इस बीच हम लोगों ने, मन नहीं होता था, जब आपको मैं एक बात बोलूँगा तो शायद आपको उस बात से रेफरेंस मिल जाएगा कि हम भाइयों ने कभी किसी सरकारी नौकरी के लिए सोचा भी नहीं, आवेदन करना तो बहुत दूर की बात थी। उसमें बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन हम लोगों के दिमाग में, मन में कुछ ऐसा किया जाए जिससे पिताजी जैसा कुछ करें, पापा जैसा कुछ करें। बिजनेस भी किए तो थोड़ा पापा जैसा कुछ करें, इसमें मजदूरों के साथ, या हमारे जो कंज्यूमर हुआ करते थे। तो अगर आप बीज डालने की बात करेंगे तो परिवार में डली, और परिवार के अगल बगल जो परिवेश था उसमें इसके अलावा अगर कुछ सोचते तो शायद फिर मतलब बड़ा मुश्किल था। आचार व्यवहार वहाँ का था, सारा जो संस्था के अंदर था, परिवार में भी वही था जी।
तो उसने ये मन में बीज डाला, और हम जो 3 भाई, जो 2 भाई खास करके जो ऊपर के 3 भाई थे, इन लोगों के मन में वो बात थी। इस बात को संस्थागत और सामाजिक कार्य का जो रूप देने का काम किया, वो हमारे जो बड़े भैया हम लोग कहते हैं भारत भूषण जी, उन्होंने दिया। हमारी उतनी समझ नहीं थी कि कोई इसको स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा आंदोलन और जन और ये थोड़ा जेपी वाले समाजवाद का भावना और उसमें ज्यादा रहता था। सृजनात्मक रचनात्मक तरीके से बदलाव समाज में लाने का जो बीज है, नाम पानी संस्था का है, लेकिन ये जो बीज है ये बड़े भैया के मन में आया, क्योंकि वो उस ग्रुप के साथ ज्यादा, पिताजी के साथ ज्यादा, और पिताजी धीरेंद्र और पिताजी का इस मामले में एक ही था कि सृजन, रचना, सृजन और बदलाव, और विचारों से बदलाव। तो ये जो फर्क था ये एक जगह आके मिला। ये जब वो भी आए वहां से, तो यहाँ मिला कुछ किया जाए। यस। तो जब आप जब बिहार में थे, जन आंदोलन में शामिल हुए, कितने महीने रहे जेल में आप? 9 महीने कुल में रहा था। कुल में। और उस समय वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी? गुस्सा था, और जेल में कुछ, लेकिन उसके पहले राजनीति से बहुत दूर थे। सिर्फ जानते थे विधायक आते थे मिलने, एमपी आते थे, मिनिस्टर आते थे। खादीग्राम में नेहरू जी भी आए थे, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तब भी आए थे। तो नेहरू जी का तो सुने थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को तो देखे थे, आगे झंडा फहरा के गए थे वहां पे। और शास्त्री जी के आह्वान, जब जय जवान जय किसान और युद्ध हो रहा था, उस समय राशन नहीं था, तो उस समय भी हम लोगों ने, मेरी माँ एक मुट्ठी चावल निकालती थी। इतना तक राजनीति पता थी कि देश बहुत संकट में है, और तब शायद राजनीति भी यही थी कि संकट से निपटने के लिए करना है, तो जो जिसको समझ में आ रहा था कर रहा था। इतना समझ थी राजनीति के बारे में। सामाजिक, मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक था, एक आह्वान पे लोग चल पड़ते थे, निकल पड़ते थे। कोई उस समय रेडियो नहीं था, कुछ नहीं था। जेपी ने एक लाइन बोला, किसी अखबार ने कर दिया, और पटना गांधी मैदान में आज तक उतनी बड़ी सभा नहीं हुई जो उन्होंने करी वहां पे। तो राजनीतिक परिस्थिति का पहला परिचय जेल में मिला। वहां पे दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे, सीपीएम के लोग भी थे, छात्र भी थे, और समाजवादी भी थे, और सर्वोदय के लोग। अच्छा। तो उसमें बहुत बहुत लंबी कहानी है उस 9 महीने की। इतनी समझ बनी हमारी छोटी छोटी बात को लेकर के, छोटी छोटी बात को लेकर के। बाहर से कोई खबर आ गई तो उसको दक्षिणपंथी और नजरिए से देख रहे थे, वामपंथी और नजरिए से देख रहे थे। और हम लोग छात्र जो समूह था, हमारे साथ छात्र ज्यादा थे, ये लोग भी, बाकी पार्टी के लोग भी थे, क्योंकि विलय कर लिया था सबने, सम आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। जनसंघ भी कर रहा था, सीपीएम भी कर रहा था, सर्वोदय लोग थे, समाजवादी लोग भी कर रहे थे, जेपी वाला समूह जो था वो भी कर रहा था। तो समझ में तो बहुत कम आती थी बात, लेकिन दुख होने लगा जब छोटी छोटी बात पे वहाँ के जो फैसिलिटीज थी उसको लेकर के भी वैचारिक मतभेद नहीं हुआ कभी ना, मैंने नहीं देखा। हम लोग बैठे बात के, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो मैंने देखा कि कुछ अगर आया, कोई त्यौहार आता था तो वहाँ पे फंक्शन होता था, तो उसमें ज़्यादा फैसिलिटी जो उस समय का ज़्यादा मैनेजमेंट से जुड़ा रहता था वो अपने लोगों को देने में। ये छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, जब लगी दिल में कि ये जिसको पावर मिलेगा वही ज़्यादा खाएगा, ऐसा वाला भाव दिमाग में आ गया था। और वो राजनीति में ही दिखा। अच्छा। धर्म में भी नहीं दिखा उस समय, समाज में तो बिल्कुल ही नहीं था, सब बाकी खाने वाला समाज था कुछ समय। तो राजनीति के प्रति पहली बार जब यहाँ आए और चुनाव हुआ तो उस समय से फिर लगातार देखते आए। इसीलिए हम लोगों ने तय किया, देखिए एक मौका था ना, जितने लोग महीना 2 महीना भी जेल में रह लिए थे वो विधायक और सांसद बन गए, और सर्वोदय के कोटे से टिकट देने का जो प्रावधान किया गया उसमें मेरा नाम भी आया। अच्छा। शायद ये बात कहूंगा तो सारे लोग कम, मैं उसी डर से भागा था कि ये लोग हमको नेता न बना दें कहीं। तो राजनीति के बारे में सोच ही नहीं थी, सोच सिर्फ यही थी कि कुछ करना है पापा जैसा। अब ये 4 शब्द हैं, लेकिन इसके पीछे हम खास करके 2-3 भाइयों का जो आए थे यहाँ पे, हम लोगों ने मिल करके, तो फिर पिताजी उड़ीसा से आए थे तो उनके साथ बार बार, तो वो मुझे ऐसा लगता है, याद आता है कि वो बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते थे
कि नहीं कर लो कर लो। वो थोड़ा शायद परीक्षा ले रहे थे कि ये लोग खाली उत्साह में कर सोच रहा है कि कुछ करेगा भी। तो फिर ये संस्था का उन्होंने, माँ ने उनको कहा कि अरे आप कह रहे हैं बच्चे तो आप और क्या करेंगे, जब और कुछ करना नहीं चाह रहे हैं तो फिर आप इनको। तो आप इस तरह से देखेंगे तो व्यक्ति से परिवार में और परिवार से फिर समाज में, अगर आज के पानी का आप बीज समझना चाह रहे हैं तो ये किसी एक व्यक्ति के मन में आ गया और ऐसा सोच लिया सपना। लेकिन ये जो मैंने आपसे कहा कि सृजनात्मक और रचनात्मक तरीके से करने का बीज बड़े भैया के मन में आया और वो वहाँ से आए और यहाँ आकर के फिर हम लोगों ने, और आप जानिए कि बोर्ड इसका बना, इसमें भी रहा कि आइडिया नहीं था संस्था कैसे बनती है कैसे चलती है। तो जिसको पाए बुला लिए, चलो भाई तुम बोर्ड में। उसमें गए पता करने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बोला कि इतने लोगों का नाम ले आइए। तो हम लोगों ने अपने यार दोस्त अगल बगल गाँव में ये नहीं देखे कि हाँ उस विचार इसका है कि नहीं है। उसका नतीजा रहा कि वो संस्था ज़्यादा दिन हम लोग उसको चलाए नहीं, फिर वो उसको हटा के फिर तब गुरुजनों से राय ली गई। अवधेश कुमार जी थे जो, और पिताजी आए, उन लोगों ने कहा कि तुम लोग ये, वो तो जान रहे थे लोग नहीं कर पाएगा, उनको पता रहा होगा, लेकिन उससे जो अनुभव हुआ उसका परिणाम आज तक है कि गवर्नेंस के मामले में हम लोग से गलती नहीं हुई है। उसके बाद आगे भी नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन पानी के गवर्नेंस के इशू पे हम लोगों से कोई चूक नहीं हुई। जब आप उत्तर प्रदेश वापस आए और यहाँ पे काम करने की शुरुआत की, तो आपको कैसा लगा कि क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश में समान थीं या अलग थीं? देखिए देवदत्त, समान तो कुछ चीज़ें थी ही, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकता कि, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल अलग थी। क्योंकि हम वहाँ जिस क्षेत्र में थे वो वंचना तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुफलिसी का क्षेत्र था। वो पहाड़ी इलाका, उपज नहीं होगी, ये खेती यहाँ होती थी तो मुफलिसी उतनी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ जो समाज में सामंतवाद के का प्रभाव जहाँ जहाँ, हाँ वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। वो वहाँ वो सामंतवाद नहीं था, आदिवासी क्षेत्र है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र। ये हम समझ नहीं पा रहे थे, सामंतवाद को समझने में टाइम लग रहा था हम दोनों भाइयों को। अच्छा है ना, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। समझने को तब आया जब गांव में निकले और कमिटमेंट चूंकि उनका ज़्यादा स्ट्रांग था, बड़े भैया का। उन्होंने तो तय ही कर लिया था एक तरह से कि अब यही करना है। हम थोड़ा मतलब डबल माइंड थे। और एक बीच में एक बात ये थी, सामाजिक को समझने के लिए जो सबसे बड़ा हमें जो लगता है कि समझने का एक क्या कहेंगे माध्यम बना, वो हम लोगों की खुद की मुफलिसी थी। मुफलिसी का स्तर मतलब बताने पे पता नहीं लोग आज समझेंगे कि नहीं। मुफलिसी का स्तर बहुत वो था, हाई डिग्री मुफलिसी जिसको कहेंगे, कि कभी कभी तो खाने का भी था कि आज कैसे करेंगे, आज क्या होगा। बच्चे थे तो वो उसकी वजह से समाज को समझने का बड़ा अच्छा मौका मिला। तो हमारे साथ जो मजबूत चीज़ थी वो ये थी कि हम लोगों के, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जमींदार परिवार के हैं। पिताजी के बारे में कम लोग जानते थे क्योंकि बहुत कम उम्र में माइग्रेट कर गए थे। वो एक ताकत बनी कि कोई परसेप्शन हमारे बारे में नहीं था कि ये लोग ऐसे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि दिक्कतें क्या थी समाज में आने की, तो समाज का सीन ये था कि बदलने की बात किसी के मन में सोचना भी बड़ा मुश्किल होता था कि जो है इसको बदलेगा। हम जैसे हैं, ज़्यादातर लोगों का मानना यही था कि ये हमारी किस्मत की वजह से हम ऐसे हैं और हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो ये ऊपर वाले की देन है, हमको इसी तरह में जीना है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े तो उस समय भी रहते थे, सेकेंडरी डाटा उस समय का आप देखेंगे तो चाहे मैटरनल डेथ का मामला हो, बच्चों के न्यूनेटल डेथ का मामला हो, ये सब हम लोगों ने आंकड़ों वगैरह का अध्ययन बहुत बाद में किया। उस समय तो खाली इतना मालूम था कि कुछ करना है। तो एक जो बात आई कि इससे आपको सामाजिक परिदृश्य समझ में आ जाएगा। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग का जो पहला इंटरवेंशन जो था वो पिताजी के राय पे था कि महिलाओं के साथ काम करो। यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी कि 86 से शुरुआत हम लोगों ने एक संस्थागत ढांचे के रूप में एक संगठन बना के उसका पंजीकरण करा के और एक गवर्निंग बोर्ड, एक आम सभा और
वॉलंटियर्स, ये सब करके वो पिताजी की राय पर, और आया क्या, भैया को काफ़ी समझ थी इसकी, वो अपना उस हिसाब से कर भी रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा आई थी उस समय कि संसाधन नहीं था। अपना खुद का सर्वाइवल संकट में था और संसाधन नहीं था। लेकिन यहाँ समझिएगा आप, तो आपको लगेगा कि सामाजिकता उस समय कैसी थी कि अगर गोसाईगंज जाना है या कहीं मीटिंग में जाना है तो टेम्पो वाला उधार पहुंचा देगा गोसाईगंज। शायद लोग यकीन नहीं करेंगे, स्टेशन मास्टर तो वो टिकट ऐसा वाला निकलता था, उधार निकाल के दे देता था कि मीटिंग में दिल्ली जा रहे हैं भारत जी या शशि जी, इनको वहाँ किराया मिलेगा, लाके हमको दे देंगे, और हम लोग दे देते थे। तो साख बनना शुरू हुई। कहीं कुछ खाए नहीं है, दुकान पे दिन भर काम कर रहे हैं, तो गाँव में तो दुकान होती नहीं थी, गाँव में तो खैर खाना कोई खिला दिया तो खा लिए, नहीं खाया तो घर आके खाए। लेकिन फिर भी चाय वाय की दुकान पे कहीं अगर चाय पी लिए, पैसा नहीं है तो उस मांगते नहीं थे लोग। लोग जानते थे कि ये लोग मुफलिसी में काम करने का, अगर हम बहुत हाई फाई और उसी समय मोटरसाइकिल से गांव में जाते तो शायद हम नहीं सफल हो पाते। हमारी जो बड़े भैया जो जाते थे जिस साइकिल से, उसमें चैन कवर नहीं था, हमको याद है अभी तक। इनके पैजामे में काला हमेशा दाग रहता था। घर में आके बहुत बात सुनते थे क्योंकि वो छूटता नहीं था, भाभी उसको छोड़ा नहीं पाती थी साबुन से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बताती हैं और हम लोगों को उस समय, आज हम इसको बता रहे हैं, उस समय इसके बारे में सोचते भी नहीं थे जी कि हमारे सामने ये दिक्कत है, ये मुफलिसी है। उस समय समाज ने ही सपोर्ट किया। वो समाज हमें स्वीकार कर रहा था कि ये भले लोग हैं, लेकिन हमारे, जो आप समझना चाह रहे हो, हमारे विचारों पे कॉन्ग्लिजेंस नहीं दे रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। अरे इस तरह तो लोग कहते हैं, किताबों में है, गांधी जी भी कहते थे। उस समय न तो कोई नाम था पानी का, न हम लोगों का कोई व्यक्तिगत नाम पहचान या वो नहीं था, नहीं होने का फायदा भी था। छुआछूत उस समय बहुत उस पे था। ऐसे परिवार से जाके ही मांग के पानी पीना, तो जुड़ने के ये सब तरीके उस समय जो बचपन से मिले थे संस्कार में कि कोई भी है, कुछ भी है, हमारी जाति क्या है, ये किस जाति का है, पानी मांग के ही पिएंगे, पानी पी के ही बातचीत करेंगे। एक मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जैसा चाहूँगा आपसे कि आपने कहा कि जमींदार परिवार से थे, फिर उसके बाद आपने कहा कि मुफलिसी का भी सामना करना पड़ा, तो ये कैसे हुआ? जमींदारी उन्मूलन कानून में जमीन मिली और बॉन्ड मिला। बॉन्ड में कुछ पैसे का था, तो वो बाद में उसको बुलाया तो बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ज़मीनें थी नहीं। ज़मीन ज़्यादातर मैंने बताया आपको, और कुछ भूदान में चली गई थी, ज़्यादातर चली गई थी। और कुछ फिर बड़ा परिवार था, खानदान बड़ा था, वो बंटवारा हुआ। तो दूसरा ये कि ज़मीन खेती करने वाला कोई नहीं था। चाचा जी हमारे उतने मेहनत से खेती नहीं करते थे। उसी खेती में अब जितना पैदा होता उसका 5-10% तब होता था, और आर्थिक आय कहीं से थी नहीं। तो अगर अपनी आपके पास जमीन ही एक प्रॉपर्टी है, वो नॉन प्रोडक्टिव है और आउटसोर्स कहीं से है नहीं, तो मुफलिसी का तो मूल कारण यही था। आपकी क्वालिफिकेशन चाहे जितनी हो, सपने आपके चाहे जितने बड़े हो, लेकिन मुफलिसी का तो कारण जो था वो तो यही था, और कोई कारण नहीं था। हम लोग पढ़े लिखे समझदार अपने आप को मानते थे कि हम लोग समाज के लिए कुछ करने के लिए निकले और करेंगे जरूर, इसमें तो बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन शाम को खाएंगे क्या, इसकी व्यवस्था करने में हम लोग उतने पारंगत नहीं थे उस समय। राइट। तो अगर इसको ऐसे कहें कि समाज सेवा का, या आज के शब्दावली में कहें सोशल वर्क का जो बीज था, वो परिवार से, अपने आसपास के माहौल से जुड़ा, सब कुछ करते हुए लोगों को देखा और आंदोलन में भाग लेकर के समाज को समझने की, एक सबको समझने का मौका मिला। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में आकर के काम करने की शुरुआत की, जिससे कि समाज को समझना, समाज की परेशानियों को समझना और उनके लिए काम करने का जज्बा जगा, और उसके बाद ये काम आगे बढ़ा। तो ऐसे इसको संक्षेप में कहें तो ये क्या सही है, या इसमें कुछ और आप जोड़ना चाहते हैं? बिना कोई मीटिंग पर चर्चा की ये अपने आप तय किया गया, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि भाई एक खेती करेगा, एक भाई खेती में लग गया, खेती करना सीखा उन्होंने, और 4-5 साल बाद ही उस गांव ने, उस इलाके में सबसे अच्छे किसान माने जाने लगे, और आज भी माने जाते हैं। मैं काम धंधे की तलाश में निकल गया, तो जो बात मुफलिसी पहले बिना दूर की हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो हमने, अब बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, उनका पालन पोषण,
तो जिम्मेदारियां बहुत थी। और ये संघर्ष करते पिताजी को हम लोगों ने बचपन से देखा था। तो कभी वापस फिर अपनी जड़ों की तरफ बिहार जाने की इच्छा होती है या कभी गए? देखिए, नहीं, वो जड़ खत्म होने वाली जड़ नहीं है। दोनों भाभियां हमारी बिहार की, एक नहीं है अब और एक है, तो दोनों बिहार की हैं। तो वो संबंध है तो खत्म, तो अब बच्चे हैं तो उसमें आना जाना। दूसरा एक संबंध हमारा पुराने, हमारे जो साथ के संपूर्ण क्रांति के छात्र संघर्ष समिति के लोग थे, ज्यादातर लोग संस्था ही चला रहे हैं, संस्थागत तरीके से ही काम कर रहे हैं, जो अब बचे हैं। कुछ राजनीति में हैं, कुछ नहीं भी हैं, चले भी गए। तो राजनीतिक लोगों से तो संबंध नहीं है। मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, बहुत ऊंचे पदों पे हैं, लेकिन उन लोगों से संबंध नहीं है। शायद वो भी भूल गए होंगे और या याद भी होगा तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो सामाजिक कार्य में लगे थे या जो अपनी गृहस्थी बना रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं या संस्थागत काम कर रहे हैं, उनसे आज भी संबंध है। कुछ लोगों से शादी ब्याह में आना जाना इसी तरह हो पा रहा है। बाकी सामाजिक आयोजनों में बहुत दूर तक तो नहीं जा पाते, लेकिन पटना तक कोई या मुजफ्फरपुर, इधर के जो बॉर्डर के जिले हैं, यहाँ तक कुछ संस्थाएं हैं ऐसी, हमारे हम लोग के पुराने साथी हैं जो बुलाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, और हम लोग भी उनको अपने यहाँ कभी किसी आयोजन में बुलाते हैं तो वो लोग भी आते हैं। एक दो अंतिम सवाल हमारे दो और हैं कि आप जो नई आज की सामाजिक संस्थाओं की पौध उग रही है और जो चल रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? अगर आप कहें संदेश, तो मैं यही सिर्फ बोलूंगा कि पेशेवर तरीके से काम करना सीखो। हम लोगों ने सीखा 1992 में या 3 में पापा ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां से खुद कंप्यूटर सीख के आए थे। हम लोगों को खरीदने में 7 साल लग गया। लैपटॉप खरीदने में जब आया लैपटॉप, तो हम लोगों ने उसको उस समय 90,000 रुपए में इधर उधर से कर्जे लेके खरीदा था किसी से, वो भी सेकेंड हैंड था। तो टेक्नोलॉजी पर वो उनका बहुत, और यही उन्होंने सिखाया हमेशा कि समाज और सामाजिक व्यवस्था के साथ हमेशा तालमेल जो अच्छा बना लेगा वही बदलाव कर सकता है, वही सृजन कर सकता है, वही रचनात्मक कार्य कर सकता है। तो संदेश के रूप में अगर आप कह रहे हो तो मेरा यही है कि आज के जरूरत के हिसाब से और आज का पेशेवर होना, हम लोग भी पेशेवर थे, लेकिन उस समय का पेशेवर वही था कि कमिटमेंट होना चाहिए, लगे रहो, बताते रहो लोगों को, लोग खुद कर लेंगे। आज बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत सारे उसके प्रोसेस बड़ा स्ट्रक्चर्ड है। तब प्रोसेस एक था कि सुबह घर से निकलना है, दिन भर लोगों को समझाना है, शाम को आ जाना है। अभी वो पूरा स्ट्रक्चर्ड है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। तो हम लोगों ने जैसे किया कि हालात क्या हैं पहले जानो, ये हम लोगों ने बहुत पहले तय किया। पहला चरण हालात क्या है ये जानो, फिर उसके कारण समझो, उस कारण से लोगों को सहमत करो, और फिर लोगों के साथ उस कारण पे काम करने के लिए प्लान बनाओ। ये हम लोग का प्रपोजल बनता था, आज भी वैसे ही बनता है। आज भी हम लोग उसको अंग्रेजी में नाम दे दीजिए आप कुछ भी। अब आज की जो पीढ़ी आई है, आप भी शायद वैसे ही करते होंगे कि पहले नीड असेसमेंट किया, फिर उसका ये निकाला, फिर बेसलाइन किया, फिर रूट कॉज निकाला, फिर उसके रैशनल निकाला, फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई, गोल तय किया। हम लोग भी यही करते थे, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से इसको करते थे। तो मेरा सुझाव यही है कि आज की परिस्थिति के हिसाब से पेशेवर तरीके से काम करने का गुण सीखिए, अपने अंदर वो दक्षता लाइए। धन्यवाद। बातचीत का दौर तो लंबा हो सकता है, लेकिन समय की और थैंक यू उसकी बाध्यता को देखते हुए आज की इस बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपनी बहुत पुरानी बातें हम सबसे साझा की, जो मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक प्रेरणादायी होंगी बातें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। मेरा भी मैं चाहूँगा कहना आपको धन्यवाद इस बात का कि आपने इतनी जुझारू और प्रयास भरी कहानी का पूरा इसमें अपने पॉडकास्ट में बताने का हमें अवसर दिया। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थी पानी के पॉडकास्ट सीरीज का पहला अंक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को नमस्कार। 40 years of empowering people. People's Action for National Integration.